सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में ठंड के इस मौसम में आप सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लास 10th और इसमें हमने इस चैप्टर में लगभग 5 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका है और केवल ऑर्गेनिक के लिए एक बेसिक कंसेप्ट हमने आपको देने का प्रयास किया है ताकि आपका बेस जो है वह स्ट्रॉन्ग हो सके और जब आगे आप क्लास 10th करने के बाद हायर क्लास में जाइएगा यानी 11th में जाइएगा 12th में जाइएगा तो साइंस में केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जो साइंस फैकल्टी से होंगे उनका एक सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। उसमें ऑर्गेनिक को और डिटेल्स से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करना है तो उसका एक नींव, उसका एक बेस हमने रखने का प्रयास किया। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा ये टॉपिक है आइसोमेरिज्म, हिंदी में इसको समावयवता कहते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक घटना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और इसका हम शुरुआत नोमेनक्लेचर से करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण से हम करते हैं इसकी शुरुआत आइसोमेरिज्म की। आइए हम आपके समक्ष एक कार्बनिक यौगिक लिख रहे हैं। इस कार्बनिक यौगिक का आप नाम देने का प्रयास कीजिएगा। एक बात आपको हम बता दें आपके जानकारी के लिए कि रसायन विज्ञान उदाहरण का विज्ञान है, एग्जाम्पल का यह साइंस है। हर एक चीज का हम एक्सप्लेनेशन तब करते हैं जब उसके उदाहरण को हम समझ पाते हैं। इसलिए हम उदाहरण से ही आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये हमने लिखा है तो इसका मोलेकुलर फार्मूला यदि हम लिखे, MF लिख देते हैं, समझिए कि मोलेकुलर फार्मूला लिखा हुआ तो ये हो जाएगा C3H7OH। ठीक है, 3 2 5 और 2 7 और OH। यहां पर इसी चीज को हम थोड़ा सा एक दूसरे रूप में लिखते हैं। हम दूसरे रूप में लिखते हैं, जरा मेरे इस उदाहरण को आप समझिएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमने 2 नंबर कार्बन पर OH लगा दिया। यदि इसका भी हम मोलेकुलर फार्मूला लिखते हैं, अणु सूत्र लिखते हैं, तो कहिएगा कि सर कार्बन 3 है। बिल्कुल 3 है। 3 1 4 और 3 7। हाइड्रोजन 3 है, बिल्कुल हाइड्रोजन 7 है और एक OH है। ठीक, तो यहां एक चीज आप देख रहे होइएगा कि ये दोनों जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला आपको एक ही है। मोलेकुलर फार्मूला एक ही है, C3H7OH। यदि इनका हम नाम लिखें, नाम IUPAC नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेन में OL जोड़ दिया या प्रोपेन 1 ओल। और इसका यदि हम नाम लिख रहे हैं
तो ए हो जाएगा प्रोपेन 2-ओल, क्योंकि कार्बन जो है वह 2 नंबर, OH जो क्रियाशील मूलक है यह 2 नंबर कार्बन पर है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान है, एक जैसा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको आप बोलिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला भी समान है? कहोगे कि नहीं सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला समान नहीं है। यहाँ पर OH 1 नंबर कार्बन पर है और यहाँ पर OH 2 नंबर कार्बन पर है। स्ट्रक्चरल फार्मूला समान नहीं है। यहाँ पर कहोगे कि क्या नाम समान है? कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नाम समान नहीं है। ये है प्रोपेन 1-ओल और ये है प्रोपेन 2-ओल, यानी कहने का मतलब कि इसका नाम भी समान नहीं है। तो इसी घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और ये जो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर या दोनों डिफरेंट नाम मिल रहे हैं, इनको हम आइसोमर कहते हैं। और यहीं से आइसोमरिज्म की परिभाषा निकलती है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, नाम अलग अलग हो, या स्पेस में उनका अरेंजमेंट, स्पेस में उनकी व्यवस्था अलग अलग हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं आइसोमर, समायवी। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। ठीक है। तो यदि इसका इसी से हम डिफिनीशन देंगे, आइसोमेरिज्म की, कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, एक जैसा हो, परंतु अणुसूत्र समान हो, हाँ ठीक है, परंतु उनके संरचना सूत्र नाम या स्पेस में व्यवस्था, स्पेस में अणुओं की व्यवस्था कह सकते हो, स्पेस में अणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो, उसे आइसोमर कहते हैं। एवं इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, एक हो, परंतु उनके संरचना सूत्र, नाम
या स्पेस में अणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो, उससे आइसोमर कहते हैं। हम इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इनका प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आइसोमेरिज्म जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये आइसोमेरिज्म जो है यह दो प्रकार के। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मुख्यतः होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मुख्यतः यही आपको एक टोटोमेरिज्म भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही तीन पढ़ना है। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है यह दो प्रकार का होता है, ऑप्टिकल एवं ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल एवं ज्योमेट्रिकल। ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म आपको हायर क्लास में पढ़ना है, आपको 10th के सिलेबस में नहीं है। यह स्टेरियो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है 11th में, ठीक है। वहाँ 11th में जब GOC पढ़ोगे तो वहाँ पर आइसोमेरिज्म की और आपकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होंगे, उसको देखिएगा। स्टेरियो आपको अभी नहीं पढ़ना है, यही मान के चलिए। आपको मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही, संरचना समावयवता ही पढ़ना है। और यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म, ठीक है। अब देखिए, दोनों में हम आपको एक कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अंतर स्ट्रक्चरल में और स्टेरियो में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, संरचना अलग अलग होगा, संरचना अलग अलग होगा। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, अणुसूत्र भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। तो कहिए कि सर अंतर कहाँ रहेगा? स्पेस में अणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग अलग होगी। स्पेस में अणुओं की जो व्यवस्था है वह अलग अलग होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए, कहिएगा कि स्पेस में अणुओं की व्यवस्था, ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप संक्षेप में समझिए कि ये जो अणु होते हैं, जिसको आप मॉलिक्यूल कहते हो, जिसको आप मॉलिक्यूल कहते हो, अणु कहते हो, ये मॉलिक्यूल डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, यानी इनका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है। अब वो डिफिनिट शेप है, उसमें एक सेंट्रल एटम होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये बॉन्ड है और यहाँ सेंट्रल एटम, मान लीजिए कि ए यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम है और एक दूसरा यहाँ पर एटम आप बी लगाए हुए, ठीक है। तो ए बी है, यहाँ पर बी लगा हुआ है, तो स्पेस में ऐसी व्यवस्था है। अब आप क्या कीजिए कि इसके स्पेस में परमाणुओं की व्यवस्था को बदल दीजिए
अब ये जो बॉन्ड ऊपर था और यहाँ पर ए था, अब यहाँ से हम कुछ एंगल पर इस बॉन्ड को बढ़ा देते हैं और बी को यहाँ लगा देते हैं, तो स्पेस में व्यवस्था बदल गई, इसका प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बोर्ड पर क्या लिखेंगे बेटा, 2 डायमेंशनल लिखेंगे, उसका लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे, ऊंचाई तो लिखेंगे नहीं। जबकि अणुओं का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। स्पेस में सेंट्रल एटम के अराउंड ब्रांच एटम एक गुड मैनर में, डिफिनिट मैनर में अरेंज होते हैं। हायर क्लास में आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ोगे, टेट्राहेड्रल, वी शेप, पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल वगैरह वगैरह की बात होगी जब आप क्लास 10th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, है ना बेटा। इसलिए अभी उतना जानने की जरूरत नहीं, बस यही समझिए कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, मुख्य रूप से आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही बारे में बात हम करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बाबू एकदम आसान चीज। इसमें पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन श्रृंखला जिसको कहते हो, चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म श्रृंखला, चेंज द आइसोमेरिज्म एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन चेन, चेन में डिफरेंस आ गया, चेन में परिवर्तन आपने कह दिया, उसके श्रृंखला में परिवर्तन कर दिया। एक बात समझो ना, श्रृंखला में परिवर्तन, श्रृंखला में परिवर्तन के चलते, श्रृंखला में चेन में परिवर्तन के चलते श्रृंखला में परिवर्तन, श्रृंखला में परिवर्तन, श्रृंखला में परिवर्तन कर दिया। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, हमने यहां पर लिखा ब्यूटेन, ध्यान समझिएगा, ये पूछता भी है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 4 एक काम हमने किया, इसी को हम ऐसे कर दिया, CH3 यहां लगा दिया। अब कहिएगा कि सर इसमें हम अंतर क्या किए, देखिए मोलिकुलर फार्मूला C4H10, 3 2 5 2 7 3 10, और यहां पर देखिए 3 1 4 3 7 3 10, इसका भी फार्मूला वही होगा C4H10। लेकिन ये क्या है, ये चारों जो कार्बन है 1 2 3 और 4, यह एक ही चेन में है। सबसे जो लंबा चेन है उसमें 4 कार्बन हैं, और यहां देखिए, यहां पर यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनोगे तो यहां पर 3 ही कार्बन है, 1 2 3। IUPAC नाम लिखोगे तो लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। नाम बदल गया बाबू। IUPAC लिखोगे तो इसको भी बोलोगे ब्यूटेन, इसको बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो चेन में आपने परिवर्तन कर दिया, तो जो चेन में परिवर्तन के कारण, उसके श्रृंखला में परिवर्तन के कारण जो आइसोमेरिज्म आता है, कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, यहां पर लिख देते हैं हम, कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन के कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब सवाल आपसे ये करता है क्वेश्चन कि ब्यूटेन के कुल कितने आइसोमर होते हैं, तो ब्यूटेन के कुल 2 आइसोमर हैं।
एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। उसी तरीका से आपको पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, तो एक यह होता है, एक यह होता है और एक यह होता है। देखिए चेन में परिवर्तन आ गया, यहां चारों कार्बन एक ही श्रृंखला में है। यहां पर कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है, इसमें कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें 3 कार्बन है। और कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के नाम प्रॉपर्टीज में बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। कई बार सवाल आपसे पूछा, कई बार क्वेश्चन किया कि पेंटेन के कुल कितने आइसोमर होते हैं, तो आप कहिएगा कि 3 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका एक ही रहेगा, C5H12। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही रहेगा, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं, उनका काम बदल जाता है, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है वह है पोजीशन आइसोमर, स्थान समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। पोजीशन मतलब हो गया स्थान। इसमें क्या होता है कि क्रियाशील मूलक का स्थान बदल जाता है, क्रियाशील मूलक का स्थान बदल जाता है, पोजीशन बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, बदल जाता है। वैसे आइसोमेरिज्म जो क्रियाशील मूलक के स्थान बदलने के कारण उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था, हमने यहाँ लिखा था प्रोपेन 1 ओल और यहाँ पर लिखा प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, पोजीशन बदल गया। यह 1 नंबर कार्बन पर था, यह क्या हो गया, 2 नंबर पर कार्बन पर हो गया। तो क्रियाशील मूलक के पोजीशन बदल जाने के कारण जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको अगला है क्रियाशील मूलक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। जैसे हमने यहां पर आपको लिखा C3H7OH, C3H7OH, या हम इस OH को ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8O। कोई दिक्कत? ये क्या है, अल्कोहल है। ये क्या है, इसका हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। चलिए अब तो समझ में, C3 3 1 4 1 5 6 7
और OH, अब यहाँ H को लगा दिया। और सेम चीज हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, CH3OCH3, 3 कार्बन है। 1 मिनट रुक जाइए, हम यहाँ पर C2H5 कर देते हैं, C2H5 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी यदि हम हाइड्रोजन को एक साथ कर दें और कार्बन को एक साथ कर दें तो ये हो जाएगा C3H8 और O। देखिए तो दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है? OH है। इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है? ईथर है। तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें क्रियाशील मूलक अलग अलग हो, इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियाशील मूलक समझौता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्रियाशील मूलक अलग अलग हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और आगे और नेक्स्ट है चौथा, मेटामेरिज्म। ये बहुत आसान पॉइंट है, मेटामेरिज्म क्या है। अब देखिए एक बात आपको हम देते हैं, अभी हम ईथर की बात किए थे तो ए था CH3OC2H5, ठीक है। और यहीं पर या इससे बेटर आपको इससे, अच्छा चलिए इसी पर समझा देते हैं। ये हो गया, अभी एक जगह हमने ये कर दिया C2H5O, इसको बोलोगे डाई इथाइल ईथर, और दोनों में यहां पर अल्काइल ग्रुप है इथाइल। और इसी को यदि हम C3H7O और CH3 लिख दें, ठीक है। अब देखिए अल्काइल ग्रुप बदल गया, मोलेकुलर फार्मूला तो एक ही होगा। कार्बन कितना? 4, हाइड्रोजन कितना? 10, ऑक्सीजन 1 है। यहां पर भी देखिए कार्बन कितना? 4, हाइड्रोजन कितना? 10, 7 और 3 10, ऑक्सीजन कितना? O, ठीक है। अब देखिए मोलेकुलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन ये डाई इथाइल ईथर है, या इसको इथॉक्सी इथेन कहोगे, इसको बोलोगे मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम बदल गया, नाम बदल गया। यानी यहां पर क्या हो रहा है? अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप में अंतर आ रहा है, अल्काइल ग्रुप में अंतर आ रहा है, अल्काइल ग्रुप में अंतर, यानी वैसा आइसोमरिज्म जो अल्काइल ग्रुप के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो एकदम आपको आसानी से समझना है। आइसोमरिज्म कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। यदि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तो स्टेरियो आइसोमरिज्म में दिमाग लगाना है। हायर क्लास में जब जाओगे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की बात करोगे। अभी आप समझिए कि अभी जो हम आइसोमेरिज्म की बात किए थे, यहाँ पर हम पोजीशन की बात किए और चेन एक नहीं लिखे हुए हैं, चेन आइसोमेरिज्म नहीं लिखे। पोजीशन, क्रियाशील मूलक का पोजीशन बदल गया, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, मेटामेरिज्म में अल्काइल ग्रुप में अंतर आ गया और चेन में परिवर्तन हो। तो ये मुख्य रूप से आपको सवाल कहता है। ये 2 ठो तो कॉमन सा सवाल है जो लगभग हर एक साल रिपीट करते रहता है कि ब्यूटेन के और पेंटेन के आइसोमर कितने हो गए। तो ब्यूटेन के 2 नॉर्मल और आइसो, और पेंटेन के 3 नॉर्मल, आइसो और नियो, है ना। तो ये सर अब बाकी डिफिनीशन भी होगा। एकदम आसान सा चेन आइसोमेरिज्म,
कार्बन का जो चेन है, श्रृंखला है, उसमें परिवर्तन आ जाए। पोजीशन में परिवर्तन आ जाए, 1 नंबर कार्बन पर है अब 2 नंबर कार्बन पर क्रियाशील मूलक हो जाए। फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, मेटामेरिज्म अल्काइल ग्रुप में आप परिवर्तन कर दीजिए, आइसोमरिज्म जो होता है। तो हमको जहाँ तक अंदाज है कि आपको ये टॉपिक पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम अल्कोहल के बारे में मुख्य रूप से बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।